आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। और इसी के साथ साथ हम करेंगे इसमें एडिट टॉपिक्स भी, तो बने रहना एंड तक। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ वैसे क्या है, यूएसए की हेजेमनी आ गई, यानी कि यूएस क्या है एक अकेली पावर बन गया था वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उसी यूएसए की पावर को टक्कर देने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आई यूएसए की हेजेमनी को टक्कर देने के लिए। उनमें से कुछ एक के नाम मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहला है हमारे पास ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, दूसरा था हमारे पास एशियन, और तीसरा है हमारे पास सार्स, और वहीं पर चौथा है हमारे पास ब्रिक्स। तो ये क्या है, चार इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आई थी जो क्या है यूएसए की हेजेमनी को टक्कर दे पाई। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है उसका इंटीग्रेशन यानी कि उसका जो एकीकरण है, मान लो इसके जो मेंबर स्टेट है वो जुड़ना स्टार्ट हुए थे 1992 के अंदर कोल्ड वॉर के बाद में। और इस यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 यूरोपियन कंट्रीज़ है, यानी कि 27 यूरोप के यहाँ पर कंट्रीज़ हैं। और ये जो यूरोपियन यूनियन है वो बनी थी मास्ट्रिच ट्रीटी से, और ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी नवंबर 1, 1993 को। और हाँ, ये ध्यान रखना कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो बनी है 1992 के अंदर। और वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो वो आपको बताएगा 1 नवंबर 1993। तो अगर आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन वहाँ पे 1992 नहीं दे रखा तो आप 1993 करके आओगे, और वहाँ पर अगर 1993 की जगह ऑप्शन दे रखा हो 1992 तो उस पर टिक लगा देना, यानी कि उसको करेक्ट मार्क कर देना। और ओरिजिनली जो यूरोपियन यूनियन है ना वो स्टार्ट हुई थी वेस्टर्न यूरोप से, और बाद में क्या है ईयू का जो एक्सपेंशन है यानी कि उसका एरिया है वो बढ़ गया था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी। तो यहाँ पे है ना इन कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। तो आप एक बार क्या इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके इनके एक बार नाम पढ़ लेना, याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ एक नाम आपको पता होने चाहिए। और जो यूनाइटेड किंगडम है जो फाउंडिंग मेंबर से एक होता है यूरोपियन यूनियन की, वो क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है 2020 के अंदर। और जो मास्ट्रिच ट्रीटी थी ना वो इसीलिए डिज़ाइन की गई थी ताकि जो यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो अभी हमने देखा कि ये जो ट्रीटी थी वो डिज़ाइन की गई थी यूरोपियन पॉलिटिकल को डेवलप करने के लिए, और वो किस तरीके से थी वो हम देखते हैं। तो पहले तो क्या है ना, इन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कराने की सोची, यानी कि सभी जो कंट्री है उसकी एक सिंगल करेंसी हो, और उस करेंसी का नाम था यूरो। और सेकंड पॉइंट है कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी उन सभी की क्या है एक फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी उनके पास क्या है कॉमन सिटीजनशिप राइट्स थी। और जो यूरोपियन यूनियन है ना उन्होंने क्या है बहुत सारे एरियाज के ऊपर कोऑपरेशन करने की सोची, जैसे कि इमिग्रेशन हो गया, एजाइलम हो गया, जुडिशियल अफेयर्स हो गए, इन सब पे क्या है उन्होंने कोऑपरेशन किया। तो ये सब पॉइंट्स है ना आप मास्ट्रिच ट्रीटी के अंदर भी राइट कर सकते हो। तो जैसे ही जो सोवियत यूनियन है वो ख़त्म होता है ना तो वैसे यूरोप के एकदम फास्ट ट्रैक पे आ जाता है, यानी कि हम बोलते हैं ना यूरोप एकदम फॉर्म में आ जाता है। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो इस्टेब्लिश करता है यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर। तो फाइनली ये यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो जाती है 1992 में। तो इसकी डेट में कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, दोनों ही डेट्स जो हैं वो राइट हैं। तो अब हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस यानी कि यूरोपियन यूनियन के प्रभाव के बारे में, इसका क्या क्या प्रभाव है। तो इसका जो प्रभाव है ना वो हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री वाइज। और एक एक करके हम इन सभी प्रभावों को यानी कि इन्फ्लुएंसेस को देखेंगे यूरोपियन यूनियन के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली इसका क्या प्रभाव था, क्या इन्फ्लुएंस था। पहला पॉइंट है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना उसकी क्या है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इसकी जीडीपी जो है 12 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी 2005 के अंदर, जो कि यूएसए से भी थोड़ी ज़्यादा थी, जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। थर्ड पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर यूरोपियन यूनियन का यूएसए से भी 3 गुना ज़्यादा शेयर है, और जब भी कोई ट्रेड से लेकर झगड़ा होता है यूरोपियन यूनियन का यूएस और चाइना के साथ, तब जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या है ज़्यादा नेगोशिएट कर पाता है और अपनी बात ज़्यादा आगे रख पाता है।
थर्ड पॉइंट है कि ये जो इसकी इकोनॉमिक पावर है यूरोपियन यूनियन की, वो क्या है इन्फ्लुएंस करती है उसके जो क्लोजेस्ट नेबर है जैसे कि एशिया और अफ्रीका, इनको क्या है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसका फोर्थ पॉइंट है कि ये क्या है इम्पोर्टेंट ब्लॉक की तरह काम करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो अब हम देखते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन का। तो जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसका क्या है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक भी इन्फ्लुएंस है, यानी कि राजनीतिक प्रभाव है इसका, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो 2 मेंबर्स है ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने क्या है परमानेंट सीट ली हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसके पास क्या है वीटो पावर है। और परमानेंट मेंबर्स के अलावा भी जो यूरोपियन यूनियन है उसके बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और जिसने क्या है जो यूएस की पॉलिसीज है, जैसे कि जो करंट यूएस की पोजीशन है इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्या है अपनी डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और क्या है नेगोशिएशन को ज़्यादा यूज़ करता है बजाय कि मिलिट्री और एनफोर्समेंट की, यानी कि ये क्या है सीधा मिलिट्री से हमला नहीं करता, ये बातचीत करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है इसको। जैसे कि इसका एक केस हुआ था चाइना के साथ ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के ऊपर, तो इसके साथ उसने क्या है मिलिट्री से नहीं किया कुछ, उसने क्या है नेगोशिएशन करना ज़्यादा प्रेफर किया। तो अब हम देखते हैं कि इसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या रहा है। तो इसका पहला पॉइंट है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसकी क्या है कंबाइंड आर्म फोर्सेस है, यानी कि यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज़ के मिला के जो फोर्सेस हैं वो क्या है दूसरे नंबर पे आती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सेकंड पॉइंट है कि अपना जितना भी खर्चा डिफेंस के ऊपर लगाता है वो भी क्या है दूसरे नंबर पे आता है यूएस के बाद में। थर्ड पॉइंट है कि जो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट की जो कंट्रीज़ है ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास क्या है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं लगभग 552। और लास्ट पॉइंट है कि इसके जो सोर्स है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, वो भी क्या है दूसरे नंबर पर आते हैं विश्व में, और इसके जो स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जिसके ऊपर कुछ क्या है लिमिटेशंस लग गई। यहाँ पे हम उसकी क्या है लिमिटेशन, यानी कि उस पर क्या क्या रोक लग गई है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि जो हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन है वो क्या एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से जो ईयू है वो क्या है अपना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरिया वाइज अपना इन्फ्लुएंस रख सकती है। लेकिन कुछ उसके ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास क्या है खुद की फॉरेन रिलेशन है और खुद की डिफेंस पॉलिसी है, जो कि क्या है एकदम अजीब सा लगता है इनके एक दूसरे के रिलेशन के अंदर, क्योंकि ये ईयू वाले एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारी खुद की एक जो म्यूचुअल फॉरेन पॉलिसी है वो है, डिफेंस पॉलिसी है, और दूसरी तरफ इसके कुछ मेंबर्स हैं जिनकी अलग अलग खुद की पॉलिसी भी है। और तो और इसका एक जो मेंबर है ब्रिटेन, उसके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, उन्होंने क्या है अमेरिका का साथ दिया था इराकी इन्वेजन में, जो कि 2003 में हुआ था, जो हमने पढ़ा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में। और तो और जो यूरोपियन यूनियन के नए नए मेंबर थे उन्होंने क्या है कोलिएशन ऑफ विलिंग बनाई थी, वही सेम इराकी इन्वेजन के अंदर यूएसए के साथ, लेकिन इस कोलिएशन ऑफ विलिंग को जो जर्मनी और फ्रांस है उसने अपोज किया था, एक अमेरिका की पॉलिसी थी। और इस वजह से जो यूरोप के इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा है, यानी कि इकट्ठे रहने वाले जो एजेंडा है, उनके ऊपर क्या है एक शक सा पैदा होता है। और जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थाचर, वो क्या है यूके को यूरोपियन मार्केट से बाहर कर लेती हैं। और तो और इसके जो 2 मेंबर है डेनमार्क और स्वीडन, वो क्या है मास्ट्रिच ट्रीटी को अपोज करते हैं, जो कि रिलेटेड थी कॉन्स्टिट्यूशन और करेंसी से। और उन्होंने क्या था मास्ट्रिच ट्रीटी के अंदर एक अडॉप्शन था यूरो का, जो कि एक कॉमन करेंसी थी यूरोपियन यूनियन की, तो इसे वो क्या है अपोज करती थी। तो ये सारे जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े वो क्या यूरोपियन यूनियन की एक एबिलिटी को लिमिट लगाती है, जो कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब हम जान लेते हैं यूरोपियन यूनियन की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिच ट्रीटी के कारण, और इसमें टोटल क्या है 27 नेशंस है, यानी 27 कंट्रीज़ है। इसका ब्लू फ्लैग है जिसमें क्या है 12 गोल्डन स्टार्स लगी हुई है। इसकी करेंसी यूरो है जो कि कॉमन है, और इसे नोबेल प्राइज़ मिला था 2012 के अंदर। और ये जो मार्शल प्लान है वो आया था 1947 के अंदर, जो कि एक फाइनेंशियल हेल्प दी थी अमेरिका ने यूरोप को। नेक्स्ट है कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है वो बनी थी
1948 के अंदर, नाटो बना था अप्रैल 1949 के अंदर, और वहीं पर यूरोपियन काउंसिल भी बना था 1949 में, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो बनी थी 1957 के अंदर, जो थी ट्रीटी ऑफ रोम, और शेंगेन एग्रीमेंट साइन हुआ था 1985 के अंदर, और जो ईयू की जीडीपी है वो थी $17 ट्रिलियन 2016 के अंदर, और ईयू के जो 2 परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो है ब्रिटेन और फ्रांस। और कॉन्स्टिट्यूशन है यूरोपियन यूनियन का वो बना था 2003 के अंदर, लेकिन वो फेल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं था। और यूरो को जो अपोज किया था वो किया था डेनमार्क और स्वीडन ने, और वहीं पर जो ब्रिटेन है वो क्या है, एग्जिट हो गया था यूरोपियन यूनियन से 2016 के अंदर। तो अब हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है उसका नाम है एशियन, जिसे हम क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं। और ये जो आसियान है ना वो क्या है, पार्ट है एशिया का ही, यानी कि रीजन है एशिया का ही। और इन्होंने क्या है सहा है इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म यूरोपियन और जापानीज से। और ये जो एशियन है ना, इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज थी उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी नेशन बिल्डिंग की, पॉवर्टी से बाहर निकलने की। इनमें क्या है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, मतलब इकोनॉमी इनकी बहुत ही ज़्यादा डाउन थी, और उनके ऊपर क्या है प्रेशर भी बना हुआ था कोल्ड वॉर के समय कि इनको क्या है किसी ना किसी एक ग्रेट पावर को तो ज्वाइन करना ही है। तो फाइनली जो आसियान है वो बनती है 1967 के अंदर, और ध्यान रखना कि यूरोपियन यूनियन से पहले की बनी हुई है। और ये जो आसियान है ना, इसकी क्या है 5 फाउंडिंग मेंबर्स है, यहाँ पे 6 कर रखा है, तो आप 6 की बजाय 5 कर लेना, जो कि थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इन पांचों ने इसे बनाने के लिए क्या है एक डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो अब हम क्या है इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि एशियन के ऑब्जेक्टिव क्या थे। यहाँ पे एशियन में ASIAN दे रखा है, तो आप इस जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि यहाँ पे आई आ रहा है तो आप वहाँ पे आई की जगह पे ई कर लेना, एशियन में आई नहीं आएगा। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट से। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को, यानी अपने रीजन के अंदर क्या है शांति बनी रहे, और क्या है और ये जो भी क्या है पीस और स्टेबिलिटी के लिए करे वो क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉ हो, और साथ ही क्या है वो बेस्ड हो यूएन चार्टर के सिद्धांतों पर। और पिछले कुछ सालों में ब्रुनेई, दार इस्लाम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार एंड कंबोडिया, इन्होंने क्या है एशियन को ज्वाइन किया है, यानी कि इन्होंने एशियन फोर्सेस को ज्वाइन किया है। और हाँ एक बात और बता दूं, ये एशियन के अंदर क्या है टोटल 10 मेंबर्स हैं। और ये जो एशियन वाली कंट्रीज है ना वो क्या करती है, वो अपना एक एशियन डे भी मनाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये जितनी भी कंट्रीज़ है ये 10 की 10 कंट्रीज़ क्या है एक मिलती है, ये क्या है इनफॉर्मली मिलती है। ऐसा नहीं है कि मान लो उनको कोई ट्रीटी के ऊपर डिस्कस करना है तो तभी वो मिलेगी, नहीं, वो क्या है हर साल मिलती है, चाहे कोई वजह हो या ना हो। और उस समय वो क्या है कोई भी मुद्दे को लेके झगड़ा वगैरह नहीं करती, एकदम क्या है कोऑपरेशन से अपना बातचीत करती हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या है रिस्पेक्ट करते हैं अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को, जो कि क्या है एशियन की फंक्शनिंग के लिए बनाई गई है। और जिसे जो एशियन कंट्रीज है सेलिब्रेट करती है वो क्या है अब एशियन डे कहलाता है, एशियन डे बन चुका है। तो अब हम देखते हैं एशियन के ब्रॉडन ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हम इसके 3 पिलर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो 2003 के अंदर क्या होता है ना, जो आसियान है वो क्या है जो यूरोपियन यूनियन है उसके राह पे चलने लगता है और इस्टेब्लिश करता है अपने खुद के 3 पिलर्स। पहला था सिक्योरिटी कम्युनिटी, और दूसरा है इकोनॉमिक कम्युनिटी, और वहीं पर इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव था, यानी कि तीसरा पिलर था सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके पहले पिलर सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में। और ये जो आसियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी थी वो बेस्ड थी एक मत के ऊपर, जिस वजह से उनका मानना था कि जितने भी जो टेरिटरियल डिस्प्यूट्स है, यानी कि जो जगह है टेरिटरी की उसको लेकर झगड़े हैं, वो सारे क्या है एक मिलिट्री की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए, वो सारे क्या है बातचीत से ही सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि 2003 के अंदर जो आसियान है उसने क्या बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, और जिस वजह से जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या है प्रॉमिस किया कि वो क्या है अपनी जो रीजन है उसके अंदर पीस लाएंगे, यानी कि शांति बनाए रखेंगे, न्यूट्रलिटी लाएंगे, कोऑपरेशन करेंगे, और क्या है
एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल डिफरेंसेस को, और सबके क्या सॉवरेन राइट्स होंगे, यानी कि सबके पास अपनी कंट्री को चलाने के राइट्स होंगे। और अब क्या होता है ना, एशियन रीजनल फर्म बनाई जाती है 1994 के अंदर, जिसे हम क्या है ARF के नाम से जानते हैं, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखना। और ये जो ARF थी वो क्या है कोऑर्डिनेशन बनाती सभी कंट्रीज़ का, और साथ ही साथ क्या है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी भी क्या है बनाती। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में। और हाँ, ये बात याद रखना कि ये जो आसियान है ना वो क्या है, एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है, ये कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है, ये कोई मिलिट्री एसोसिएशन नहीं है। ये जो बनी थी ना वो क्या है इकोनॉमिक एसोसिएशन बनी थी, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। लेकिन जो एशियन रीजन है उसकी क्या है जो इकोनॉमी है वो स्मॉल है US, यूरोपियन यूनियन और जापान से, लेकिन इसकी जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है इनके अलावा। तो अब क्या है, हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी की। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि ये जो एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो बनाई गई ताकि क्या है हम एक कॉमन मार्केट रख पाएँ जो एशियन स्टेट्स हैं उनकी, और जो प्रोडक्शन हो ना वो भी क्या है एशियन स्टेट्स के अंदर ही हो, और साथ ही साथ क्या है एक दूसरे की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प की जाए। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए ताकि जो एशियन डिस्प्यूट चल रही हैं मैकेनिज्म को लेकर वो क्या है जल्दी से जल्दी सोल्व किए जा सकें। और जो एशियन है उसने क्या है फोकस किया क्रिएट करने पे फ्री ट्रेड एरिया, जिसे हम क्या है FTA के नाम से जानते हैं, जो कि क्रिएट हुआ था 1992 के अंदर, ताकि क्या वो इन्वेस्ट कर पाए लेबर पे, सर्विसेज पे, और यानी कि वो फ्रीली ट्रेड कर पाए इन स्टेट्स के अंदर। और जो US और चाइना है उन्होंने पहले से ही क्या है नेगोशिएट स्टार्ट करना शुरू कर दिया है एशियन के साथ FTAs को लेकर। तो अब आता है हमारे पास एशियन का विज़न 2020, और ये जो विज़न 2020 है उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि अब जो एशियन कंट्रीज़ हैं अपनी कंट्रीज़ के साथ साथ बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो सोल्व कराएंगी, यानी कि अब वो क्या अपनी मेंबर कंट्रीज से हटकर भी बाहर की ओर भी ज़्यादा ध्यान देगी। और इस विज़न 2020 के अंदर जो एशियन पॉलिसी है वो क्या है एनकरेज करती है नेगोशिएशन, यानी कि बातचीत को कॉन्फ्लिक्ट्स के ओवर। और ये जो आसियान है उसने सॉल्व भी कराया था जो कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट था और जो ईस्ट टाइमोर क्राइसिस थे। और तो और ये जो एशियन वाली कंट्रीज़ है ना वो क्या है हर साल मिलती है ईस्ट एशियन कॉरपोरेशन को डिस्कस करने के लिए। तो ये आप सारे पॉइंट विज़न 2020 के अंदर लिख सकते हैं। और हाँ, इंडिया ने क्या है जो आसियान है उसकी 2 कंट्रीज़ के साथ FTA साइन कर रखा है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना, और उन 2 कंट्रीज़ के नाम मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगी। तो अब हमारा टॉपिक आता है SARS, और जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो SARS है वो बना था 1985 के अंदर, ये डेट याद रखना। और SARS का हेडक्वार्टर मैं आपको बता देती हूँ, तो SARS का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल के अंदर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। और ये जो SARS थी ना वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो साउथ एशियन नेशंस है यानी कि जो साउथ एशियन स्टेट्स है वो क्या है बहुत तरीकों से कोऑपरेशन कर पाए। और बहुत लंबे समय तक जो SARS था ना उसके अंदर क्या है पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे, जिस वजह से इसको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं साउथ एशियन के, उन्होंने क्या है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जिसे हम क्या है साफ्ता बोलते हैं। इस साफ्ता के कारण उन्होंने क्या है अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है SARS उसको क्या है मजबूत बनाने की एक नई पहल दी, ताकि वो क्या है फ्री ट्रेड एरिया बना पाए पूरे साउथ एशिया के अंदर, मतलब कोई किसी को ट्रेड करने से यहाँ पर ना रोके। तो अब हम देखते हैं साफ्ता के बारे में जो कि SARS के मेंबर्स ने साइन किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो SARS है ना उसके क्या है 8 मेंबर कंट्रीज़ है, तो ये याद रखना। तो जो साफ्ता है यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है वो क्या है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिससे हम क्या है इन कंट्रीज़ के अंदर फ्री ट्रेड कर पाएंगे SARS वाली कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो एग्रीमेंट है ना वो क्या है इम्प्लीमेंट यानी कि फोर्स कब हुआ, वो हुआ 2006 के अंदर, और ये एग्रीमेंट साइन हो गया था 2004 के अंदर। ये दोनों बातें याद रखना। अब वो देख लेते हैं कि स्पिरिट बिहाइंड साफ्ता यानी कि आखिरकार साफ्ता बनाने के पीछे की क्या वजह थी। तो साफ्ता क्या एक नई शुरुआत थी पीस और कॉपरेशन की साउथ एशिया के अंदर, जो सभी कंट्रीज थी SARS वाली उन कंट्रीज़ के अंदर, और साथ ही क्या है वो बॉर्डर के बाहर भी फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ के अंदर।
तो अब हम देख लेते हैं कि साफ्ता की एम क्या क्या है, यानी कि क्या क्या हासिल करना चाहता है साफ्ता। पहला इसका एम ये है कि जो ट्रेड टैरिफ है, यानी कि जो ट्रेड का टैक्स है वो कम कर दिया जाए, और वो क्या है 20% तक कर दिया जाए 2007 तक। तो अब साफ्ता है ना, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है ना वो क्या है, इंडिया ही है। और इस वजह से जो कुछ नेबर है साफ्ता के, उनको ये लगता है कि वो क्या है उनकी मार्केट से तो बच जाएंगे, लेकिन वो क्या है उनकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को जो इंडिया है वो इन्फ्लुएंस कर देगा, क्योंकि अब क्या है इंडिया की कॉमर्शियल यानी कि मार्केट वाइज क्या है प्रेजेंस होगी उनकी सोसाइटी के अंदर। और कुछ तो ये भी सोचती है कि जो साफ्ता है ना उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया ने पहले से ही एक क्या है बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर रखा है भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। और हाँ, ये दो जो नीचे वाले पॉइंट्स है ना वो कहीं साफ्ता की एम्स में लिख दो, वो साफ्ता की एम नहीं है, अलग से पॉइंट है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं सार्स के बारे में। तो ये जो सार्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये फॉर्म हुआ था 8 दिसंबर 1985 के अंदर। और ये किस में फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में जो ढाका कॉन्फ्रेंस थी बांग्लादेश के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल के अंदर। और इसमें जो साफ्ता है वो बनती है 2006 के अंदर, और इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके अलावा भी मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सार्स की जो पहली समिट है, यानी कि पहली जो समिति है वो होती है 1985 के अंदर, जिसमें कि ये सार्स बनता है। और जो दूसरी समिति है वो होती है 1986 के अंदर बेंगलोर में, जिसमें क्या है ये डिसाइड किया जाता है कि सार्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो सार्स के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है, कॉन्फ्रेंस आने के लिए मना कर देता है, तो वो कॉन्फ्रेंस क्या है कैंसिल कर दी जाती है। इसके अंदर क्या है सभी मेंबर्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सार्स की जो 19th समिट होती है वो होती है 2016 के अंदर इस्लामाबाद में, और ये क्या है पोस्टपोन हो जाती है। ये होनी थी 2014 के अंदर, और फिर ये क्या है होती है 2016 के अंदर, क्योंकि इंडिया क्या है मना कर देता है कि वो नहीं आ पाएगा सार्स के अंदर, क्योंकि कुछ टेररिस्ट अटैक हुए थे, इस वजह से वो नहीं आ पाया था। तो आपने देखा कि इंडिया ने मना कर दिया तो कॉन्फ्रेंस भी क्या है कैंसिल हो गई। तो सभी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। और गाइज वन मोर थिंग, आई नो कि मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो आप लोग है ना जितने भी लोग देखते हैं तो वो कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ किसी को तो हेल्प हो रही है इन वीडियोस से। तो अगर 5 लोग भी देखते हैं ना तो 5 के 5 भी कमेंट ज़रूर किया करो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो अब हमारा टॉपिक आता है ब्रिक्स, और जान लेते हैं कि ब्रिक्स आखिरकार है क्या। तो बेसिकली ब्रिक्स जो है ना वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है बिजनेस, पॉलिटिक्स और कल्चरल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए 5 कंट्रीज़ के अंदर। और उन 5 कंट्रीज़ का नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ब्रिक्स यानी कि बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और हाँ, ये जो पहले था ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बनी थी तब उसका नाम सिर्फ ब्रिक था, लेकिन उसके बाद में क्या है ज्वाइन हुआ साउथ अफ्रीका और इसका नाम रख दिया गया ब्रिक्स। तो अब हम कारण जान लेते हैं कि किस वजह से इस ब्रिक्स को बनाया गया। और कारण जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिक था वो बना था 2006 के अंदर, यानी कि जो ये BRIC था वो बना था 2006 के अंदर। और जैसे ही साउथ अफ्रीका इसके अंदर ज्वाइन हुआ 2009 में, ये बन गया ब्रिक्स जो कि था BRICS। तो इसका पहला पॉइंट है कि जितनी भी आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, वो सारी की सारी क्या है इन्फ्लुएंस है USA और वेस्टर्न कंट्रीज से। जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सारी की सारी क्या है US और वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस्ड है। और सेकेंड पॉइंट है कि इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि जो इकॉनमी है वर्ल्ड की उसको क्या है इकट्ठा लाया जा सके, और कॉपरेशन हुआ और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश की जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या होगा, जो इकॉनमीज़ है वो क्या कम्पीट करेंगी डेवलप्ड कंट्री के साथ, इसलिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया इन सभी कंट्रीज़ का इकट्ठा आना, ब्रिक्स वाली कंट्रीज़ का। तो अब हम जान लेते हैं ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, यानी कि उसके उद्देश्य क्या क्या थी। इसका पहला पॉइंट है कि UNO का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या है रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, उसे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए।
सेकंड पॉइंट है कि ये जो ब्रिक्स वाली कंट्रीज़ है वो क्या है, कोऑपरेट करेंगी ट्रेड और क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ के ऊपर। थर्ड पॉइंट है कि इनका उद्देश्य था कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को और ज़्यादा आसान कर देंगी। फोर्थ पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा हमें क्या है, डेवलपमेंट करनी है म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट है कि म्यूचुअल पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट है सभी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए इकट्ठा काम करने की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो अब हम जान लेते हैं ब्रिक्स के फीचर्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि जो दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन रहती है, यानी कि मान लो 100% पॉपुलेशन रहती है, तो उसमें से जो 40% पॉपुलेशन है वो क्या है, ब्रिक्स वाली कंट्रीज़ के अंदर रहती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया और जो चाइना है वो क्या है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की। थर्ड पॉइंट है कि रशिया भी इसका मेंबर है, और जो कि क्या है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो एरिया है वो क्या है, रशिया के पास ही है, और ये भी क्या एक मेंबर है ब्रिक्स की, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जो सारी कंट्रीज़ है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो फुली डेवलप्ड है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया और जो चाइना है वो भी क्या है, आने वाले समय के अंदर पावर्स बनती जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है 2030 तक ये जो ब्रिक्स का ग्रुप है वो क्या है, यूएस को भी ओवरटेक कर देगा, यानी कि उससे भी आगे निकल जाएगा। और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में से इसकी 23% जीडीपी है। और मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर 100% एरिया है, तो उसमें से 27% जो एरिया है वो क्या है, ब्रिक्स के अंडर आता है। और एक फीचर मैं आपको एक्स्ट्रा से बता देती हूँ, कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ब्रिक्स कंट्री है उसे क्या है, R5 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज़ आती है उन सभी की जो करेंसी है वो R से स्टार्ट होती है, और वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप नोट कर लेना। तो ब्राज़ील की करेंसी है रियल, रशिया की करेंसी है रूबल, इंडिया की करेंसी है रुपी, चाइना की करेंसी है रैनमिनबी, और वहीं पर साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। तो अब हम जान लेते हैं एनडीबी बैंक के बारे में, जो कि ब्रिक्स का ही पार्ट है, और इसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो 2014 के अंदर क्या होता है ना, जो ब्रिक्स की सभी कंट्रीज़ है वो बनाती है एनडीबी बैंक को। और जान लेते हैं फंक्शंस क्या क्या थे इस एनडीबी बैंक के। तो ये जो बैंक था ना वो क्या आसानी से लोन देता था अपनी मेंबर कंट्रीज़ को ईजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है कि ये अपनी सभी मेंबर कंट्रीज़ को क्या है, इकोनॉमिक सजेशंस भी देता है। लास्ट पॉइंट है कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ को क्या है, टेक्नोलॉजी को खरीदने में भी हेल्प करवाते हैं। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना के अंदर। तो अभी हमने क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी जो क्या बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाई थी, लेकिन अब हम क्या है, एक अलग अलग नेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अलग अलग देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो आने वाले समय के अंदर पावर बन सकती है इस दुनिया की। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रशिया के बारे में, जानते हैं कि रशिया कैसे पावर बनती जा रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रशिया है वो पार्ट था पहले सोवियत यूनियन का, और ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन से पहले भी सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया ही था। और जैसे ही जो सोवियत यूनियन है यानी कि यूएसएसआर है वो ख़त्म हुआ लेट 1980 और अर्ली 1990s के बीच, तब रशिया क्या है, इसका सबसे बड़ा सक्सेसर बन गया, यानी कि सारी पावर जो यूएसएसआर के पास थी वो सारी की सारी क्या है, रशिया के पास आ गई। और इसके अलावा जो रशिया है उसके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि गैस हो गई, और ये क्या है, ये इसके जो रिसोर्सेज हैं वो इसको क्या है, पावरफुल बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और तो और जो रशिया है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, यानी कि उसके पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर सफोसिकेटेड वेपन्स है, यानी कि ऐसे वेपन्स है जिनको समझना आसान नहीं होता। और रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन इतने अमाउंट के अंदर है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और ये रशिया इसके अलावा क्या है, परमानेंट मेंबर भी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसे क्या है P5 कहा जाता है, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसमें से रशिया भी एक है। इन सब के अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देती हूँ कि जैसे जो रशिया की जीडीपी है वो क्या है, 11वें नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और रशिया क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा एरिया है जिस देश का, वो देश है रशिया। और इसके अभी जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते हैं रशिया के। तो पहले हमने जाना रशिया के बारे में, अब हम जानते हैं चाइना के बारे में कि वो कैसे वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली चाइना के बारे में, यानी कि चाइना पहले कैसा था। तो जो चाइना है वो बनता है 1 अक्टूबर 1949 को,
और चाइना क्या है, पूरे वर्ल्ड से अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, यानी कि पूरी दुनिया से वो अपने आप को अलग रखता है। और शुरुआत में चाइना ने क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, लेकिन वो सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या है, गवर्नमेंट के अंडर ही थी। यानी कि शुरुआत में इसने क्या है, सोवियत मॉडल ही अडॉप्ट किया था। अब क्या इसने सारी दुनिया से अपने आप को अलग तो रख लिया, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इसकी कंट्री में बहुत कम हो गया, यानी बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया। तो इसीलिए क्या है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा था चाइना के लिए कि वो क्या है, अच्छी टेक्नोलॉजी ला पाए दूसरे देशों से। अब ना तो ये खाना दूसरी कंट्री से ला सकता है, कोई ज़रूरत का सामान भी नहीं ला सकता। इसीलिए चाइना ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कंट्री के अंदर ही सब कुछ उगाऊं और अपने लोगों को दूं। अब चाइना क्या अलग तो रहता है पूरे वर्ल्ड से, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। अब उसके बाद में उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट तो होती नहीं चाइना के अंदर। तो चाइना सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दूं, यानी कि दूसरे देश भी क्या है, उसकी कंट्री के अंदर आए और इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाए, ताकि उसकी भी डेवलपमेंट हो पाए। तो देखते हैं वो किस तरीके से होता है। तो जानते हैं कि किस तरीके से चाइना अपनी इकोनॉमी को ओपन करता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो चाइना क्या है, अचानक से ही अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं कर देता, और चाइना क्या है, चेंज करता है अपनी इकोनॉमी को प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कि वो सारा कुछ प्लान करता है कि किस तरीके से इकोनॉमी को ओपन करता है, अचानक से ओपन नहीं कर देता। सेकेंड पॉइंट है कि चाइना ने क्या है, अच्छे रिलेशन बनाए अमेरिका के साथ पहली बार 1972 के अंदर। और एक साल बाद यानी कि 1973 के अंदर जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर है चो वेन लाई, वो क्या है, लाते हैं डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आर्मी और टेक्नोलॉजी के अंदर। और फाइनली 1978 के अंदर क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है डैंग जियोपिंग, वो क्या है, अनाउंस कर देते हैं ओपन डोर पॉलिसी, जिसके अंदर क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ आके चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगा सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी ओपन करने के बाद में क्या रहता है चाइना का। तो जैसे ही इकोनॉमी ओपन होती है चाइना के अंदर, उसके बाद में जो फार्मिंग है वो प्राइवेटाइज कर दी जाती है 1982 के अंदर, यानी कि अब एक इंडिविजुअल के पास भी हक है कि वो अपनी फार्मिंग खुद कर सकता है, उसे किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट किया जाता है 1988 के अंदर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो चाइना है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यहाँ पे क्या एकदम से ही नहीं कर रहा कि सबसे पहले फार्मिंग को भी कर दिया फिर इंडस्ट्रीज़ को भी उसी साल कर दिया, नहीं, ये क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और उसके अलावा जो चाइना है वो बनाता है SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये जो जोन्स है ना, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बाहर से कोई भी कंट्री अपनी इंडस्ट्री लगाए ना, तो वो क्या है, इन्हीं एरिया के अंदर लगाए, ताकि जो ये चाइना की डेवलपमेंट है वो हो पाए, क्योंकि ये मोस्टली क्या है, बैकवर्ड एरियाज थे चाइना की। और फिर उसके बाद में जो चाइना है उसने क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया 2001 में। और ये जो सारी प्रोसेस है इसे बोला गया राइज ऑफ चाइना, यानी कि अब दिख रहा है कि चाइना क्या है, एक पावर की ओर बढ़ता जा रहा है, एक पावर बनता जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि जो चाइना ने अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, उसके नतीजे क्या रहते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलती हैं। तो इसका पहला नतीजा तो ये निकला कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो बढ़ गई, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स की इनकम थी वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और तो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या है, चाइना के अंदर बढ़ी, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की जो वैल्यू है, यानी कि जो अमाउंट है, वो इंक्रीज़ हुई, और उसके बाद में चाइना ने क्या किया, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर क्या है, इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। और लास्ट इसका कॉन्सिक्वेंस है कि जो चाइना है अब वो क्या है, एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है वर्ल्ड की। तो अब हम जान लेते हैं कि इंडिया कैसे पावर बनती जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इस 21st सेंचुरी के अंदर जो इंडिया है वो क्या है, ऐसे देखा जा रहा है कि वो क्या है, एक ग्लोबल की, यानी कि इस पूरे वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट पावर बन सकता है। और जो वर्ल्ड है ना, वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, ये एहसास कर रहा है कि जो इंडिया है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुत सारे तरीक़ों से पावर बनता जा रहा है। और इंडिया क्या है, इकोनॉमिकली, कल्चरली और स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, पावर बनती जा रही है। और साथ ही इसके पास क्या है, पॉपुलेशन है 130 करोड़ की, जो क्या है, अगर इंडिया इसके ऊपर इन्वेस्ट करे तो इसके लिए क्या है, एक एसेट बन सकती है, एक संपत्ति बन सकती है, जो कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम जानते हैं कि इकोनॉमिकली इसकी क्या क्या पावर है। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया टारगेट कर रहा है कि इसकी इकोनॉमी हो जाए $5 ट्रिलियन। और इसके अलावा इंडिया के पास क्या एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है।
और इसके पास क्या है, एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर भी है। और इसके अलावा 200 मिलियन लोग हैं इंडिया के, वो क्या है अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं इस वर्ल्ड की अपने अलग अलग कामों के लिए, जो कि क्या है इंडिया के लिए एक बेनिफिट है कि उसका कल्चर भी क्या है स्प्रेड हो रहा है, और वो जो कमा रहे हैं वो क्या है इंडिया के लोगों के पास वापस भी आ रहा है, क्योंकि कोई एक जना जाता है वो अपने परिवार को क्या है वापस यहीं पे ही पैसे भेजता है, तो इसलिए इसकी इकोनॉमी का भी क्या है फ़ायदा हो जाता है। तो अब हम इंडिया के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो मिलिट्री है इंडिया की वो क्या है सेल्फ सफिशिएंट है, और इसके अलावा इंडिया के पास क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है जो उसे क्या है न्यूक्लियर पावर बनाता है, यानी कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। और जो मेक इन इंडिया स्कीम है टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर, वो भी क्या है इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया के अंदर क्या है ये जो स्कीम है वो हमें क्या है सेल्फ सफिशिएंट बनाती है। तो अब जान लेते हैं पॉलिटिकल फीचर्स इंडिया के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया क्या है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरा पॉइंट है कि इसके पास क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, यानी कि यहाँ पर क्या है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही है, किसी एक का रूल यहाँ पे नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया के अंदर क्या है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी कि जो पावर्स है वो बंटी हुई है, और इसके जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। और इन सब के अलावा जब कोविड का टाइम था तो क्या हुआ, इंडिया ने क्या है बहुत ही ज़्यादा हेल्प की दूसरे नेशंस की, उसने क्या है वैक्सीन्स भी प्रोवाइड कराई, जैसे कोविशील्ड हो गई जो कि इंडिया के अंदर ही बनी हुई थी। तो इन सब की वजह से क्या है इंडिया की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में वो बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में ये सेंटर ऑफ पावर बन सकता है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है हमारे पास इजराइल। देखते हैं कि इजराइल कैसे बनती जा रही है वर्ल्ड पावर। तो इस 21st सेंचुरी के अंदर जो इजराइल है वो क्या है सबसे पावरफुल नेशन में से एक आता है, क्योंकि इसने क्या है साइंस और जो टेक्नोलॉजी है इसका डिफेंस है, इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा जो इसकी इकोनॉमी है वो क्या इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। और इजराइल का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कुछ इस तरीके से है कि जो इजराइल है वो क्या है वेस्ट एशियन कंट्री के बिल्कुल बीच में है, जिस वजह से उसको क्या है जो पॉलिटिक्स है वो घेर लेती है वेस्ट एशियन कंट्रीज की। लेकिन फिर भी इजराइल क्या है उन सबको टक्कर देता है और उन सब से आगे निकल जाता है। और इसकी जो डिफेंस पावर है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, वो क्या है सबसे अच्छी मानी जाती है, और ये डोमिनेट भी करती है। और पूरी दुनिया के अंदर यही एक ऐसा देश है जिसकी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो ज्यूइश है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। और साथ ही ये अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन है कि इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ये याद रखना। और 1967 के अंदर एक अरब इजराइल वॉर होता है, यानी कि इजराइल का वॉर होता है अरब कंट्रीज़ के साथ, जो कि 6 दिन तक चलता है, जिसे 6 डेज़ वॉर भी कहा जाता है। और अंत में यही होता है कि इजराइल इसमें जीत जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि जापान कैसे एक नई पावर बनता जा रहा है। तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि जो जापान है वो क्या है एक दूसरी पावर बनता जा रहा है इस वर्ल्ड के अंदर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि जापान हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसके बाद में वो क्या है अपनी डेवलपमेंट में पीछे नहीं रहा, उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। और तो और ये क्या है डेवलप्ड एशियन नेशंस के अंदर आता है। हालांकि इसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी कमी है, फिर भी वो क्या है दूसरे देशों से रॉ मटेरियल मंगवाता है और फिर उसकी क्या है चीज़ें बनाता है अपनी ही कंट्री के अंदर। तो अब जान लेते हैं जापान के बारे में कुछ फीचर्स जो उसे वर्ल्ड पावर बनाते हैं। तो इसके पास क्या है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जो कंपनीज़ है होंडा टोयोटो कार की, वो क्या है जापान की ही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है और बाहर देशों से ये क्या है अपना कच्चा माल मंगवाता है और फिर प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में तैयार करता है। और जापान जो है वो मेंबर बन गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि OECD का। इसके अलावा 2017 के अंदर ये क्या है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, यानी कि 2017 के अंदर पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर इकोनॉमी जापान की ही थी।
और ये क्या है, कंट्रीब्यूट करता है यूएन बजट के अंदर, जिसके अंदर इसका दूसरा नंबर आता है। और 1951 से ही क्या है, यूएस के साथ इसका सिक्योरिटी अलायंस है, यानी कि उसकी जो मिलिट्री है वो क्या है, यूएस की ही है। जापान क्या है, अपनी खुद की मिलिट्री नहीं रखता, जितनी भी मिलिट्री जापान के आसपास घूमती है या जापान के अंदर है वो यूएस ने ही उसे प्रोवाइड कराई है। और मिलिट्री में भी इसका क्या है, 7वां नंबर आता है। और इसके अलावा जो सबसे एडवांस रोबोट है पूरी दुनिया का, ASTMO, वो भी क्या है, जापान ने ही बनाया है। तो अब हम जान लेते हैं साउथ कोरिया के बारे में। तो जो कोरियन पेनिसुला है वो क्या है, 2 के अंदर डिवाइड हो गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। पेनिनसुला का मतलब होता है जो 3 पार्ट से क्या है, पानी से घिरा हुआ हो। साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है और वहीं पर नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और ये जो साउथ कोरिया था ना, वो क्या था, USSR की तरफ था और नॉर्थ कोरिया था USA की तरफ। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद में 38 पैरेलल यानी कि 38 पैरेलल डिग्री पे जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वो डिवाइड हो गई। ये जो डिग्रीज होती है वो मैप के अंदर होती है, उस हिसाब से बताया गया है। और क्या है, 1950 से लेके 1953 तक कोरियन वॉर चलता है। और जो कोल्ड वॉर का समय था उसके अंदर इन दोनों की जो राइवलरी है यानी कि इन दोनों की दुश्मनी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो दोनों ही कोरिया है वो क्या है, UN के मेंबर बन जाती हैं 17 सितंबर 1991 को। और इस बीच जो साउथ कोरिया है वो क्या, एक सेंटर ऑफ पावर बन जाता है एशिया में 1960 से लेके 1980s के बीच में। और बहुत ही जल्द ये क्या है, एक इकोनॉमिक पावर भी बन गया। और ज़्यादातर जो इसकी डेवलपमेंट हुई ना वो क्या है, हन रिवर पे हुई है, जिसे क्या है मिरेकल और हन रिवर कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है साउथ कोरिया की वो सिचुएटेड है हन रिवर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। और 1996 के अंदर क्या होता है, साउथ कोरिया मेंबर बन जाता है OECD का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। और 2017 के अंदर इसकी जो इकोनॉमी थी वो क्या 11वें नंबर पे थी पूरे वर्ल्ड के। और वहीं पर इसकी जो मिलिट्री पे खर्चा था वो क्या है, 10वें नंबर पर था। और 2016 की HDI रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक था वो था 18 नंबर पर। और सियोल यहाँ पे एक नाम दे रखा है जो कि क्या है, कैपिटल है साउथ कोरिया की। और इसके जो फैक्टर्स थे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर वो आते हैं कि इनका सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म हुआ, इन्होंने क्या रूरल डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का इन्होंने डेवलप किया, और बहुत जल्दी ही इन्होंने क्या अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी की। और इन सब के अलावा क्या इसने क्या स्ट्रॉन्ग अपनी रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए और गवर्नेंस भी की। और आपने बहुत सारे जो फेमस साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं इनका नाम सुना होगा, जैसे सैमसंग, LG, हुंडई, ये क्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। और इंडिया और साउथ कोरिया के क्या है बहुत सारे एग्रीमेंट भी हो चुके हैं कमर्शियल और कल्चरल टाइज के लिए। तो यहीं पर आपका चैप्टर होता है खत्म। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT क्वेश्चंस की भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट।